प्योर रोटेशनल मोशन के अंदर हर एक पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे होता है, और आपको पता है सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हम कुछ एंगुलर क्वांटिटीज डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो वही एंगुलर क्वांटिटीज को अपन दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैसे ये वाला पार्ट आप सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं। एक चीज़ पर आपका बार बार ध्यान रहना चाहिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फिक्स एक्सिस रोटेशन की। किसकी बात करें? फिक्स एक्सिस रोटेशन की। उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वांटिटीज अपन डिफाइन करेंगे, और वहाँ पे जो एंगुलर क्वांटिटीज डिफाइन हुई थी वो कौन सी थी? एंगुलर वेरिएबल्स कुछ डिफाइन हुए थे आपके पास। एंगुलर वेरिएबल्स के नाम पे वहाँ क्या डिफाइन हुआ था? एक आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एक हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और एक एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, यही वो क्वांटिटीज डिफाइन हुई थी। बिल्कुल, तो यहाँ पे वन बाय वन बात करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन हुआ था? कि आपका पार्टिकल कितने एंगल से रोटेट कर रहा है, उसे हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ये स्टार्टिंग पोजीशन से मैंने इसे इतना घुमा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास स्टार्टिंग के अंदर ये स्टार्टिंग वाली लाइन थी, और इस लाइन के साथ ये इतने एंगल से रोटेट हो गया। ये आपके पास रोटेशनल एंगल है डेल्टा थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितने एंगल से रोटेट हो रहा है उसी को अपन बोलेंगे एंगुलर आपके पास डिस्प्लेसमेंट। अब ये रोटेशन कितने टाइम में हुआ? सपोज यही वाला रोटेशन आपके पास डेल्टा टी टाइम में हुआ, तो आप बोलोगे रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा थीटा एंगल के साथ पार्टिकल रोटेट हो रहा है डेल्टा टी टाइम में। तो ये जो आपके पास रेट आ रही है, रेट ऑफ चेंज इन एंगल, ये इसे अपन बोलते हैं एंगुलर स्पीड ओमेगा। और मैंने एक टाइम इंटरवल लिया, तो ये ओमेगा की बेसिकली एवरेज वैल्यू है, ये ओमेगा की एवरेज वैल्यू है। और यदि आपको किसी इंस्टेंट पे चाहिए तो आपके पास ये जो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी है, यहाँ पे डेल्टा टी टेंस टू 0 ले लेंगे, यानी बहुत छोटी सी वैल्यू। बहुत छोटी सी वैल्यू के अंदर आपके पास थीटा में बहुत छोटा सा वेरिएशन आएगा डी थीटा, और एक छोटा सा टाइम इंटरवल डी टी। तो ये आपके पास किसी इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी आएगी। ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कैसे डिफाइन होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी कितने से चेंज हो रही डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। ठीक है, और अगेन किसी ये आपके पास अल्फा की एवरेज वैल्यू आएगी, और किसी इंस्टेंट पे चाहिए तो डेल्टा टी टेंस टू 0 ले जाएंगे, तो ये आपके पास डी ओमेगा और ये डी टी। इस तरीके से ये तीनों क्वांटिटीज डिफाइन होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर पोजीशन। ठीक है, यहाँ तक पार्ट बहुत आसान सा लग रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर्कुलर मोशन में क्या है कि हमें पता होता है कि भाई एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, वो कितने से एंगल से रोटेट हुआ। यहाँ ये एंगल या फिर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये अल्फा किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? तो मैंने सबसे पहले आपको बोला कि हम बात कर रहे हैं फिक्स एक्सिस रोटेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? फिक्स एक्सिस रोटेशन की। हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, तो सारे पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे हो रहे हैं, सारे पार्टिकल की एंगुलर क्वांटिटीज एक जैसी आएगी। अच्छा, इस बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सपोज ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये हमारे पास कुछ एक रोटेटिंग बॉडी है, इसके ऊपर मैंने 4 पॉइंट ले लिए ए बी सी डी, ये सबको दिखाई दे रहे हैं, और ए और बी की मैंने पोजीशन दिखा रखी यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में, और मैंने डी की पोजीशन दिखाई सी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब जैसे ये बॉडी रोटेट करेगी, अब थोड़ा सा इसको फोकस करके देखिएगा पार्ट को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये पार्टिकल रोटेट हो रहा है, एक राउंड देखना कब पूरा हो रहा है, ये आपके पास रोटेट हो रहा है, आप सबके पोजीशन वेक्टर को देख लीजिए, ये आपके पास एक राउंड पूरा हुआ। जैसे एक राउंड पूरा हुआ ना, तो आपके पास ए का पोजीशन वेक्टर और बी का पोजीशन वेक्टर
दोनों ही आपके पास इक्वल एंगल 2 पाई के साथ रोटेट हुए और दोनों में जो भी टाइम लग रहा है, सपोज टाइम लग रहा है कैपिटल टी, जिसे आप एक टाइम पीरियड बोलो एक रोटेशन में, तो ए और बी के लिए आपके पास टाइम भी इक्वल है और एंगुलर रोटेशन आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ ए और बी दोनों की एंगुलर स्पीड इक्वल होगी, बराबर है। ए और बी दोनों की एंगुलर स्पीड इक्वल होगी, ठीक है। इवन आप सी और डी की निकालोगे तब भी वही आएगी। ये आपके पास एंगुलर स्पीड मैं सी की देखूं या एंगुलर स्पीड डी की देखूं, यानी कि आप पास रोटेटिंग बॉडी पे जितने भी पॉइंट है सबकी एंगुलर वेलोसिटी एक जैसी होगी, ठीक है। मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया है और ज़रूरी नहीं है मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करूँ। जैसे एक की मैंने एंगुलर वेलोसिटी निकाली है एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में और इधर डी की मैं एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहा हूँ सी के रिस्पेक्ट में, तब भी इक्वल आएगी। अच्छा, ये वाला यदि आपको नहीं मज़ा आए दोबारा देख लो, मैं एक बार रोटेट कर रहा हूँ। इस बार जैसे ही रोटेट करूँगा ना, आपके पास जब ए वाला वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, एरो का ध्यान रखना, ठीक है, तो ये सी और डी के रिस्पेक्ट में बिल्कुल इसका पोजीशन वेक्टर एक राउंड पूरा करेगा। अब देखिए कैसे घूम रहा है, घूम रहा है, घूमने दीजिए। सी के रिस्पेक्ट में डी का पोजीशन वेक्टर देखो राइट साइड में चला गया, वापस ऊपर चला गया, ध्यान दीजिए, ये लो जैसे ही एक राउंड हुआ वापस ओरिजिनल पोजीशन में लेफ्ट साइड में डी आ गया। तो आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी है किसी भी एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो उसी बॉडी पे हो, ये ज़रूरी है। क्या बोल रहा हूँ, आपस रोटेटिंग बॉडी के सारे पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी इसके ऊपर किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक जैसी होगी। तो मैंने यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में 2 पॉइंट डिफाइन किए। पहला बोला कि ऑल द पॉइंट्स इन अ रिजिड बॉडी रोटेट विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और रीज़न क्या है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगल के साथ ये सारे पॉइंट मूव कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इज सेम रिलेटिव टू एनी पॉइंट ऑन इट। आप किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बोल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं ओ के रिस्पेक्ट में बोलूँ। मैं डी की एंगुलर वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में निकालूँ, ए के रिस्पेक्ट में निकालूँ या बी के रिस्पेक्ट में, इक्वल आएगी। हाँ, लेकिन वो सारे पॉइंट रोटेटिंग बॉडी पे होने चाहिए, कहीं दूर होंगे तो हम बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक के पार्ट में कोई दिक्कत है ना। अब थोड़े से सर्कुलर के मैथमेटिकल पार्ट पे आते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन के मैथमेटिकल पार्ट के अंदर अपन ये, जैसे मैंने एक कोई भी रैंडम से बॉडी ले लिए और ये आपके पास बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये आपके पास बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। और कहीं भी मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया, ये लो आपके पास एक जनरल पॉइंट पी है, ठीक है। तो ये पी पॉइंट हमारे पास इस तरीके से सर्कुलर ट्रैक के अंदर घूमेगा, ठीक है। पी पॉइंट यदि हमारे पास सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है, ये उसकी पोजीशन वेक्टर है। तो मैं ये बता सकता हूँ कि पार्टिकल जो, जैसे आपके पास ये पोजीशन वेक्टर एक स्मॉल एंगल थीटा से रोटेट होगा, एक स्मॉल एंगल यदि थीटा से रोटेट हो रहा है, तो जो पार्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये वाली डिस्टेंस डी एस या ये वाली छोटी सी डिस्टेंस एस, तो इस डिस्टेंस को मैं कहीं ना कहीं लिख सकता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाई एंगुलर रोटेशन थीटा। ये तो है आपके पास आर्क की लेंथ होती है रेडियस मल्टीप्लाई बाई एंगल, तो यही मैंने लिख दिया। और इसको यदि मैं टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये आपके पास आ जाता है डी एस बाई डी टी, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर या रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर, ठीक है। किस रेट के साथ डिस्टेंस कवर हो रही है। और इधर आपके पास रेडियस आर तो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो आर एज इट इज़ कांस्टेंट बाहर है, और थीटा टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो डी थीटा बाई डी टी। और डी थीटा बाई डी टी आपके पास रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजिशन है, इसी को अपन बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये मेरे पास कहीं ना कहीं इधर की तरफ स्पीड आ रहा है। देखो वेलोसिटी आपके पास डिस्प्लेसमेंट से आता है, ये अपन स्पीड की बात कर रहे हैं, या वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू किसी मोमेंट पे। तो स्पीड क्या आ रहा है, स्पीड आ रहा है आपके पास रेडियस मल्टीप्लाई बाई एंगुलर स्पीड,
यही वो फॉर्मूला था। वैसे ये अपन सर्कुलर मोशन में आप सब कुछ देख चुके, मैं ऐसे ही रिवाइज करवा रहा हूँ। तो यही वो आपके पास पार्ट था, ठीक है, वी और ओमेगा के अंदर रिलेशन। ये स्पीड था, तो एक काम करो, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते तो आपके पास क्या आता है, डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। ये रेट ऑफ चेंज इन स्पीड आर आपके पास कांस्टेंट है, तो ये आपके पास डी ओमेगा बाई डी टी। अच्छा, ये आपके पास जो वी है डी वी बाई डी टी, ये आपके पास एक्सेलरेशन है जिसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी कि स्पीड किस रेट से चेंज हो रही है उसी को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया रेडियस मल्टीप्लाई बाई एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो टेंजेंशियल और एंगुलर एक्सेलरेशन में ये रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। ये एक रिलेशन आ गया स्पीड और एंगुलर स्पीड में, एक एक्सेलरेशन यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर रिलेशन आ गया, ठीक है। यहाँ तक के पार्ट में कोई एंगुलर वेलोसिटी का हमें पता है कि सारे पार्टिकल के लिए एक जैसी होती है, तो इस वाले इक्वेशन पे थोड़ा सा आपको फोकस करना चाहिए कि ओमेगा सबके लिए एक जैसा होगा। वी के बारे में मैंने ऐसा कभी नहीं बोला था, ठीक है। और एक थोड़ा सा ये आर क्या है, इस दोनों पॉइंट को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये जैसे एक बॉडी रोटेट कर रही है हमारे पास, ठीक है। ये जो हमारे पास बॉडी रोटेट करे इस तरीके से ये घूमेगी, ठीक है। यदि ऐसे घूम रही है तो यहाँ पे P1 और P2 दोनों पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी एक जैसी रहेगी, समझ में आ रही बात। लेकिन दोनों की जो आपके पास लीनियर स्पीड है ना, यहाँ पे P1 वाले की इधर की तरफ एक स्पीड होगी V1, वो क्या होगी आपके पास R1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, और P2 वाले की एक लीनियर स्पीड इधर की तरफ होगी V2, और ये V2 कितना होगा, ये होगा R2 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। अब दोनों के लिए ओमेगा इक्वल है, तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर हो गए यानी कि जिसके R2 आपके पास ज़्यादा है, आप बोल सकते हो कि एज R2 इज़ ग्रेटर देन R1, तो आप बोल सकते हो कि जो V2 की वैल्यू होगी वो आपके पास V1 से ज़्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो R है ना, वो बेसिकली जो पार्टिकल घूम रहा है उसके सर्कुलर ट्रैक की रेडियस है, वो क्या है, उसके सर्कुलर ट्रैक की रेडियस है, ठीक है। अब ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो चीज़ें आसान है। यदि 3 डायमेंशनल हो, जैसे मैंने एक सिलेंडर वाला ये एग्जांपल देखो, इस सिलेंडर वाला एग्जांपल में एक पॉइंट P लिया है, जैसे सिलेंडर को आप ऐसे घुमाओगे विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, ये आप पास फिक्स एक्सेस ऑफ रोटेशन की बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे जो P पॉइंट है ना, उसकी पोजीशन देखोगे सेंटर के रिस्पेक्ट में, तो ये आपके पास पोजीशन स्मॉल आर आएगी, ठीक है। लेकिन P पॉइंट की जो लीनियर स्पीड V रहेगी, लीनियर स्पीड V, उसे आप लिखते हो ना R ओमेगा, तो वो R आप पास रेडियस होनी चाहिए, क्योंकि ये वाला P वाला पॉइंट का जो सर्कुलर ट्रैक है वो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। P पॉइंट का सेंटर यहाँ कहीं रहेगा उसके सर्कुलर ट्रैक का, तो रेडियस मल्टीप्लाई बाई एंगुलर स्पीड लिखनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिलेशन यहाँ पे वैलिड रहेगा, समझ में आ रही बात, इस P पॉइंट के लिए। तो आप स्मॉल r और कैपिटल r में रिलेशन जो अपन लिख रहे हैं यहाँ पे V जी को स्वार में, वहाँ वो रेडियस होती है, और रोटेटिंग बॉडी के अंदर पोजीशन और रेडियस डिफरेंट हो सकती है 2 डायमेंशनल की जब बात करें तो। क्यों आप पोजीशन यदि कहीं किसी डिफरेंट पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ओक के रिस्पेक्ट में या सेंटर के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो, तो वो आपके पास सर्कुलर ट्रैक के सेंटर से कुछ डिफरेंट जगह पे हो सकता है। इस वजह से थोड़ा सा आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब सर्कुलर ट्रैक पे यदि पार्टिकल घूम रहा है तो उसके पास एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो सकता है, और ये अपन ऑलरेडी डिराइव कर चुके। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, उसकी रेडियस मल्टीप्लाई बाई एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा, ठीक है, रेडियस मल्टीप्लाई बाई एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा, ठीक है। पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन ये आपके पास मतलब उसी के डायरेक्शन में होगा, V की डायरेक्शन में, और स्पीड घट रही है तो ये V टेंजेंशियल V के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन वेलोसिटी वाली लाइन पे आएगी या उसके अपोजिट लाइन पे आएगी, तो ये आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
और सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है पार्टिकल, तो एक एक्सेलरेशन उसके पास ऑलरेडी होता है जिसे आप बोलते हो नॉर्मल एक्सेलरेशन, हाँ या ना, नॉर्मल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नॉर्मल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये होता है आपके पास v²/r, या मैं लिख दूँ r⍵²। ये आप सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में ऑलरेडी डिराइव कर चुके होंगे, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस तरीके से सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमारे पास इधर की तरफ, बराबर। ये आपके पास पार्टिकल का टोटल एक्सेलरेशन होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, थोड़ा सा जो पहले वाला पार्ट था ना, वहीं से मैं रिलेट करके बता रहा हूँ कि आपके पास यदि ओमेगा जो है ये आपके पास बढ़ रहा है तो आपके पास ओमेगा और अल्फ़ा सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। ओमेगा की न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है तो, और ओमेगा की न्यूमेरिकल वैल्यू यदि घट रही है तो ओमेगा और आपके पास अल्फ़ा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के पार्ट में कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, टोटल एक्सेलरेशन को आप मैथमेटिकली लिखना चाहते हो, आपको पता है दोनों 90 डिग्री पे, तो मैथमेटिकली इस तरीके से अपन लिखेंगे √ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन के स्क्वायर। आप चाहो तो दोनों की वैल्यू पुट कर सकते हो ओमेगा की टर्म्स में यदि अपन लिखना चाहते हो तो। टेंजेंशियल कितना होता है r⍵, तो ये आपस r² अल्फ़ा²। नॉर्मल वाला कितना होता है r⍵², तो ये आपस r² प्लस ओमेगा की पावर 4, और r² कॉमन है कि आप बाहर ले सकते हो, तो r अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, अल्फ़ा² प्लस ओमेगा की पावर 4। ये आपके पास टोटल एक्सेलरेशन ए की बात करेंगे अपन, ठीक है। ये एंगुलर क्वांटिटीज़ और टोटल एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन आ गया, ठीक है ना। और वो जो आपके पास जनरल कुछ डेफिनेशन होती है कि भाई यदि अल्फ़ा कांस्टेंट होता है, फॉर अल्फ़ा कांस्टेंट, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन एंगुलर क्वांटिटीज़ के लिए डिफाइन कर दोगे, ठीक है। जैसे वो होता है ना v=u+at, तो यहाँ पे आपस ओमेगा हो जाता है ω0 प्लस अल्फ़ा t, ठीक है। वहाँ सेकंड इक्वेशन s=ut प्लस हाफ at², तो यहाँ पे आपस θ ω0 t प्लस हाफ अल्फ़ा t², ठीक है। और लास्ट वाली वहाँ पे v², तो यहाँ ω² u² प्लस 2as, तो यहाँ पे 2α θ। ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये तभी कर पाएंगे जब हमारे पास अल्फ़ा कांस्टेंट हो, ठीक है। ये सारी बातें हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास अल्फ़ा कांस्टेंट हो, ठीक है। अदरवाइज़ तो आपको पता है क्या करना है, डिफरेंशिएट करके वो सब अपन निकाल चुके हैं, ठीक है। जैसे काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर था ना, बिल्कुल सर्कुलर मोशन की जो काइनेमेटिक्स वाला पार्ट था वही पार्ट अपन दोबारा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। अब सबसे कन्फ्यूजिंग और कंट्रोवर्शियल यही क्वेश्चन रहता है कि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर है या फिर स्केलर है। ये क्वेश्चन आपके सर्कुलर मोशन में भी आया होगा और इसका आंसर भी आपको पता है, ठीक है। अब ये कंट्रोवर्सी क्यों है भाई, आंसर तो आपको पता है कि भाई ये वेक्टर भी नहीं है और स्केलर भी नहीं है, और कुछ बोलते हैं कि ये वेक्टर भी है और स्केलर भी है। अब ये सब कन्फ्यूज़न क्यों आता है वो देखते हैं। तो कन्फ्यूज़न का जो मेन रीज़न है वो ये होता है कि हमारे पास, यदि मैं इसे वेक्टर मान लेता हूँ कि हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी, जैसे मैं वेक्टर मानता हूँ तो वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वेक्टर कम्यूटेटिव होता है, यानी कि वेक्टर एडिशन जो है वो हमारे पास कम्यूटेटिव होता है। यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करता हूँ तो ये आपके पास बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर आना चाहिए। ये क्या आना चाहिए, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। लेकिन यहाँ पे ये जो हमारे पास एंगुलर क्वांटिटीज़ है उनके लिए ये चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। ये गड़बड़ हो जाती है, इस वजह से आप बोल देते हो भाई ये वेक्टर बोलने में हमें आपत्ति है, ठीक है। अब फिर वेक्टर बोलते क्यों है, क्योंकि ये बाकी चीज़ें हर जगह आपके वेक्टर की तरह ही काम करता है, इस वजह से हम इसे वेक्टर मानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, हमारे बाकी जो वेक्टर होते हैं ना और ये जो एंगुलर वाली वेक्टर क्वांटिटीज है इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लूँ तो आपको यदि एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करना है ना तो आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड होना चाहिए। उसके अलावा प्लेन ऑफ रोटेशन और सेंस ऑफ रोटेशन, ये दो चीज़ें और हमें पता होनी चाहिए,
तभी हम उसकी डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। यानी कि डायरेक्शन के लिए मुझे दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक तो प्लेन ऑफ रोटेशन क्या है और दूसरा हमारे पास सेंस ऑफ रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है उस प्लेन में या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। मैग्नीट्यूड तो एक नंबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया होगा एंगुलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, अब एग्जैक्टली इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते कैसे हैं, अब वहाँ आ जाते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम इसे राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से डायरेक्शन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में आप अपने जो राइट हैंड है उसको पहले स्ट्रेच कीजिए और आपके पास 4 फिंगर है उसको आप बेंड कीजिए। जिस सेंस में आपका रोटेशन हो रहा है आप पहले तो प्लेन में रखिए अपने आप को, जैसे यहाँ पे डायग्राम बताया हुआ है, और जैसे आपके पास ये रोटेट हो रही है बिल्कुल आप फिंगर को बेंड कीजिए तो थंब आपके पास ओमेगा की डायरेक्शन में आएगा। ये थंब आपके पास ओमेगा जैसे इस डायग्राम में दिया है जेड एक्सिस, और रेडियस आपके पास इस तरीके से घूम रही है। ठीक है, तो जो सेंस ऑफ रोटेशन है ये आपके पास x to y, तो ओमेगा किधर जा रहा है? जेड जा रहा है। ठीक है, ये ओमेगा की डायरेक्शन होगी। अच्छा, सेंस ऑफ रोटेशन उल्टा होता तो आपके पास ओमेगा नीचे की तरफ आ जाता। ठीक है ना, तो ओमेगा डिफाइन कैसे होगा हमारा? राइट हैंड थंब रूल से ओमेगा की डायरेक्शन आएगी। गलती से भी आप ओमेगा ना टेंजेंशियल डायरेक्शन वगैरह मत मान लेना कि जैसे ये पार्टिकल या ये जो आपके पास डिश है रोटेट कर रही है तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ओमेगा की बिल्कुल नहीं होगी। जैसे बॉडी रोटेट कर रही है उसका जो प्लेन ऑफ रोटेशन है ये आपके पास प्लेन ऑफ रोटेशन, आपको ध्यान देना होगा प्लेन ऑफ रोटेशन पे, प्लेन ऑफ रोटेशन। फिर आप बात करोगे सेंस ऑफ रोटेशन, ये जो आपके पास एरो दिखा है ना किस तरीके से घूम रहा है, सेंस ऑफ रोटेशन। इन दोनों पे फोकस करोगे तब आपको ओमेगा की डायरेक्शन समझ आएगी। और प्लेन ऑफ रोटेशन के हमेशा परपेंडिकुलर आएगी, प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर आएगी। तो परपेंडिकुलर में 2 डायरेक्शन आ जाती है। अब कौन सी डायरेक्शन लेंगे? तो वापस सेंस ऑफ रोटेशन, इन क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, उसके बेसिस पे हमें आगे की बात मतलब नॉलेज मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक आपको पता लग गया होगा कि ओमेगा की डायरेक्शन अपन डिफाइन कैसे करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज़ का रिलेशन हमें पता है। जैसे एक रिलेशन आपको पता है कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है ये आपके पास होती है आर ओमेगा, आर रेडियस होता है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन हम देख चुके हैं कि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिलेट करेंगे वो देखिए। तो वेक्टर फॉर्म में मैं इसे ऐसे लिखूंगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वी वेक्टर, ये आपस ओमेगा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ आर वेक्टर, और ये जो मैं आर वेक्टर लिख रहा हूँ ना ये मेरे पास है रेडियस वेक्टर। आर क्या है? आर है हमारे पास रेडियस वेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा इस बात को देखिएगा कि आर वेक्टर जो रेडियस वेक्टर है उसको किस तरीके से देखना है। अब आप इस तरीके से इन तीनों क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन को रिलेट कर सकते हो और न्यूमेरिकल वैल्यू को। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये भी राइट हैंड थंब रूल से आती है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन भी वापस राइट हैंड थंब रूल से आती है। डायरेक्शन यदि आपको वी की डायरेक्शन लिखनी है तो आर क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर कर रहे हो तो आप राइट हैंड को पहले आपके पास फिंगर ओमेगा की डायरेक्शन में होनी चाहिए, फिर आप इसे नेचुरली बेंड करोगे टुवर्ड्स द आर वेक्टर तो आपको वी की डायरेक्शन मिलेगी। इस तरीके से इन तीनों के अंदर रिलेशन रहेगा। एक आध एग्जाम्पल से देखते हैं, ज़्यादा बढ़िया समझ आएगा। ठीक है, जैसे ये मेरे पास एक सर्कुलर ये डिस्क ले लीजिए या फिर एक सर्कुलर मोशन पे एक पार्टिकल चल रहा है, यहाँ का एक पार्टिकल पी ले लेते हैं। ठीक है, ये एक पार्टिकल पी है और इस तरीके से पार्टिकल रोटेट कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, ये हमारे पास होगी एक्सेस ऑफ रोटेशन। और जो मैंने हाईलाइट किया है ये आपके पास प्लेन ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो ओमेगा की डायरेक्शन प्लेन की परपेंडिकुलर 2 ही आ सकती है, या तो जेड की डायरेक्शन होगी या जेड के अपोजिट होगी। और यदि ये रोटेशन में इस तरीके से दिखा रहा हूँ यानी कि पार्टिकल इस मोमेंट पे जो वेलोसिटी है वो इस तरीके से है। ठीक है, ये आपके पास वेलोसिटी वेक्टर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और तो आपकी रेडियस वेक्टर ये हो जाएगा आपके पास जो पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का। पोजीशन वेक्टर मैं कहाँ से ले रहा हूँ? एक्सिस ऑफ रोटेशन से ले रहा हूँ और ये इसका सेंटर भी है। ठीक है, सेंटर से पोजीशन वेक्टर ले रहा हूँ। तो अब आप
ये रोटेशन जिस तरीके से हो रहा है आप ओमेगा की डायरेक्शन बता सकते हो। ओमेगा की डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ, यही ओमेगा आएगा। आप फिंगर को नेचुरली बेंड करोगे वी वेक्टर के अलॉन, जैसे वी घूम रहा है वैसे आप फिंगर को बेंड करोगे, थंब आपका ऊपर की तरफ आता है, पॉजिटिव जेड की तरफ, तो ये आप पास ओमेगा की डायरेक्शन आ गई। इस फॉर्मूले से यदि आप चेक करना चाहते हो तो आप वी की डायरेक्शन निकालो, अभी आपको पता लग जाएगा। तो ओमेगा क्रॉस आर करो, आप अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करो और 4 फिंगर ऊपर जेड एक्सिस की तरफ जो ओमेगा है, अब आप इसे नेचुरली बेंड करो टुवर्ड्स द आर वेक्टर, तो थंब आपका वी की तरफ जाएगा। एक बार करके देखो, नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। राइट हैंड को स्ट्रेच करना है, ओमेगा की तरफ आपका वेक्टर ये 4 फिंगर्स होने चाहिए, फिर आप इसे नेचुरली बेंड करो टुवर्ड्स द आर वेक्टर, तो थंब आपके पास वी की तरफ जाएगा। जा रहा है ना? बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमारे पास वेक्टर फॉर्म में हम इन तीनों को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पे डायग्राम में देखना चाहते हो तो ये दोनों तो परपेंडिकुलर है ही है, और आपका जो ओमेगा है वो बेसिकली इस तरीके से आ रहा है, ये ओमेगा की डायरेक्शन आ रही है, इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये ओमेगा की डायरेक्शन है। यहाँ से आपको जल्दी समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपके पास ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन है। ठीक है, ओमेगा की 2 ही डायरेक्शन आएगी। अच्छा, अपन जो भी यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं ना, इस बात का ध्यान रखिए, अपन फिक्स एक्सेस रोटेशन पे ही जा रहे हैं। ठीक है, फिक्स एक्सेस रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन, उन्हीं की बात करेंगे। जो एक्सेस ऑफ रोटेशन खुद रोटेट कर रही है हम उनकी अभी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज बहुत सारे कन्फ्यूज़न आने वाले हैं। ठीक है, तो आर वेक्टर बेसिकली हमारे पास ये रेडियस वेक्टर होना चाहिए, और ये जो रेडियस वेक्टर या मैं जो पोजीशन वेक्टर बोलूँ एक तरीके से, तो ये पोजीशन वेक्टर आपके पास उसी पॉइंट से होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू आपके पास विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेस ऑफ रोटेशन। एक्सेस ऑफ रोटेशन पर आप कहीं भी पॉइंट लो तो भी चलेगा। अब ज़रूरी नहीं मैं यहीं पे लूँ, आपका ओरिजिन कहीं और भी हो सकता है तब भी चलेगा, लेकिन होना एक्सेस ऑफ रोटेशन पे ही चाहिए। किसी और के रिस्पेक्ट में ये आर वेक्टर लिख दिया तो ये रिलेशन वैलिड नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखिए। ये रिलेशन तभी वैलिड है जब आर वेक्टर आपके पास, ये जो पोजीशन वेक्टर या जो रेडियस वेक्टर बोल रहे हैं, ये आपके पास उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में होना चाहिए जो एक्सेस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब यदि वो सेंटर के अलावा कहीं और होगा तो नज़ारा कैसे होगा? ये लो, यहाँ पे जो सेंटर है हमारे पास वो तो ऊपर रह गया, ओरिजिन पे नहीं है। ठीक है, ये आपके पास पार्टिकल का सेंटर है, ओरिजिन यहाँ है। और सपोज ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम बात करें, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है आपके पास। ठीक है, किसी मोमेंट पे सपोज पार्टिकल यहाँ है, तो ये पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर हो जाएगी। देखना, पोजीशन वेक्टर इस बार मैं सेंटर के रिस्पेक्ट में नहीं लिख रहा हूँ, ये हमारे पास है स्मॉल आर वेक्टर। ठीक है, और अब वेलोसिटी देखोगे तो वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो ये आपके पास टेंजेंशियल डायरेक्शन वी टी। ठीक है, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। और आप देखोगे ओमेगा की डायरेक्शन, तो ओमेगा आपके पास उधर ऊपर की तरफ रहेगा, ये सेंस ऑफ रोटेशन मान के चल रहा हूँ मैं इस तरीके से। यदि ऐसे घूम रहा है तो ये आपके पास जेड एक्सेस ओमेगा की डायरेक्शन होगी, तो ओमेगा की डायरेक्शन हमें पता है। और पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी है या जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो आपके पास न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली आप लिख सकते हो कि ये जो है कैपिटल आर, तो आप लिखोगे कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, ये आनी चाहिए। लेकिन जो हमारे पास अभी वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा था वी वेक्टर, ये आपके पास ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो यहाँ से भी वही आनी चाहिए। यदि आप न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करोगे तो आप इसे लिखोगे, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्या होता है ए बी साइन थीटा, तो ये ओमेगा स्मॉल आर साइन थीटा, और यहाँ पे जो थीटा है ये ओमेगा और आर के बीच का एंगल होगा। ओमेगा और आर के बीच का यही एंगल है थीटा, और ये आपके पास वेक्टर है ओमेगा और आर के बीच का। और ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये पार्टिकल पी, ओ सी पी, फ्रॉम ट्राइंगल ओ सी पी, सी पे हमारे पास राइट एंगल यानी 90 डिग्री है। ये ट्राइंगल कुछ ऐसा बन रहा है, ये आर होगा, ये हमारे पास सी, ये ओ
और ये पार्टिकल की पोजीशन P, ये स्मॉल r, ठीक है। और ये दोनों के बीच का एंगल एक्स ऑफ रोटेशन पे ही आपके पास ओमेगा आएगा, ये एंगल। इस ट्राइंगल से आप साइन थीटा देखोगे तो साइन थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लिखोगे? साइन थीटा इस ट्राइंगल से आएगा कैपिटल R डिवाइड बाई स्मॉल r, यही आएगा, दैट इज ओमेगा r। और यही आना चाहिए, पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक और इंटरेस्टिंग पैरामीटर यहाँ डिराइव करके बताता हूँ। ये जो आपके पास इक्वेशन है ना, इसमें इक्वेशन 1 ले लेता हूँ एक सेकेंड के लिए। इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या चीज़ें मिलती है। तो पहले पार्ट का डिफरेंशिएशन ये हमारे पास डी वी टी डिवाइड बाई टी डी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, ठीक है। देखना क्रॉस प्रोडक्ट में आप जब डिफरेंशिएट करते हो, मल्टीप्लाई में आ रहा है, तब कैसे करते हो? एक को अपन एज इट इज रखते हैं और दूसरे का अपन डिफरेंशिएट करते हैं, यही करते हैं नॉर्मली। अब क्रॉस फैक्टर की जो पोजीशन है ना, उसे गलती से भी चेंज मत कीजिएगा। ये ओमेगा पहले और आर बाद में तो वही रहेगा, आप सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। इवन जब आप सेकेंड पार्ट को डिफरेंशिएट करोगे और आर वाला एज इट इज रखोगे, तब भी आप पोजीशन आगे पीछे नहीं करोगे। क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट ऐसे ही होता है, इस बात का ध्यान रखिए। यदि आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन, ठीक है, ओमेगा एज इट इज। अच्छा, यहाँ पे आर कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, यदि वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब वो सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है कहीं ना कहीं, आर चेंज नहीं हो रहा है और सिर्फ हमारे पास उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो फिर मैं इसे टेंजेंशियल वेलोसिटी लिख सकता हूँ क्या? यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? ये मैंने टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे लिखा पता लगा? क्योंकि आर की न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो आपस रेडियस के परपेंडिकुलर आएगा। देखो कोई भी वेक्टर है यहाँ पे, यदि वो आपस दो तरीके से चेंज हो रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू और आपके पास एक डायरेक्शन। यदि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो आपके पास आर के परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं वेलोसिटी है, और यदि आर चेंज हो रहा है तो आर के पैरेलल भी एक वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये आपके पास नज़ारा, इस वजह से मैंने टेंजेंशियल लिखा वी टी। नेक्स्ट वाला डी ओमेगा बाई डी टी, इसको अपन एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। थोड़ी सी इस इक्वेशन को देखो, बहुत ही मज़ेदार ये इक्वेशन है ये, ठीक है। ये आपके पास बहुत ही मज़ेदार इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। इक्वेशन 2 के अलग अलग पार्ट की पहले डायरेक्शन देखो, फिर आपको समझ आएगा हम क्या बात कर रहे हैं। दोनों पार्ट की डायरेक्शन देखने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं सेंटर, आपके पास सेंटर के रिस्पेक्ट में पोजीशन वाला डायग्राम लेता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी समझ आए। आप लेने के लिए कहीं और लेके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपके पास पहले वाली सिचुएशन यहीं पे सेंटर के रिस्पेक्ट में, आप सेंटर ओरिजिन पे ये वो वाली सिचुएशन लेता हूँ। अब आप देखो कि ये वाला जो पार्ट है ना, ओमेगा क्रॉस वी, इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है? ओमेगा जेड एक्सिस के अलॉन है, तो ये जो पार्टिकल पी है, मैंने ओमेगा थोड़ा जहाँ पार्टिकल है वहीं दिखा दिया ताकि जल्दी समझ आए। आप राइट हैंड थंब रूल से ओमेगा क्रॉस वी टी करके देखो, यानी कि आप पहले आपके राइट हैंड को जेड एक्सिस पे रखो, अब आप फिंगर को नेचुरली बेंड करो वी की तरफ। आप राइट हैंड से कर पा रहे हो? आप अपने नज़र के बिल्कुल सामने रखो और पाम फेस आपसे दूर रखो, और आप ऊपर की तरफ रखो फिंगर, तो जेड की तरफ फिंगर आ गई। अब आप इसे नेचुरली बेंड करो तो वी की तरफ जा रहा है। तो जो थंब की यदि आप डायरेक्शन देखोगे तो थंब की डायरेक्शन आपके पास आर के अपोजिट आ रही है, आर के अपोजिट आ रही है। तो पहले पार्ट में डायरेक्शन जो आ रही है ना, वो आर के अपोजिट बिल्कुल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा ट्राई करके देखो। आर वेक्टर के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन आ रही है ये पहले पार्ट की, ठीक है। यानी कि हमारे पास रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन आ रही है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यदि रेडियली इनवर्ड आ रही है तो आप समझ गए होंगे कौन सा एक्सेलरेशन है ये। तो ये तो हो गया आपके पास नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये वाली क्वांटिटी देखते हुए इसकी डायरेक्शन देखने के लिए पहले मुझे अल्फ़ा की डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। और हमारा जो ओमेगा है ना, इस ओमेगा के पास गिवन प्लेन ऑफ रोटेशन पे दो सेंस ऑफ रोटेशन है, तो दो ही डायरेक्शन हो सकती है। इस एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहूँ तो या तो जेड होगी डायरेक्शन, या हमारे पास माइनस जेड, दो ही डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है।
अलग एग्जाम्पल में डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो भी प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर दो ही डायरेक्शन बचती है, तो ओमेगा की दो डायरेक्शन होती है। अब देखो, जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो अल्फा डिफाइन कैसे होता है, डी ओमेगा टी बाई डी टी ऐसे होता है। तो ये आता है पास रेट ऑफ चेंज इन ओमेगा, ओमेगा की जो रेट ऑफ चेंज है वो, यानी फाइनल एंगुलर माइनस इनिशियल, यानी फाइनल आप पास ओमेगा की जो डायरेक्शन है माइनस इनिशियल ओमेगा की डायरेक्शन है, वहाँ से कहीं ना कहीं हमारे पास अल्फ़ा की डायरेक्शन मिलेगी। आप इसे एवरेज फॉर्म में समझो, जल्दी डायरेक्शन समझ में आएगी। यदि आप पास फाइनल वाला ये पार्टिकल यदि रोटेट कर जब तक रोटेशन का सेंस चेंज नहीं हो रहा है तब तक तो फाइनल और इनिशियल सेम डायरेक्शन होंगे, और यदि पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है, यदि ओमेगा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आप पास अल्फ़ा आएगा, अल्फ़ा की जो डायरेक्शन आएगी वो ओमेगा की डायरेक्शन में आ जाएगी। और यदि ओमेगा घट रहा है तो फाइनल वाला कम होगा, तो माइनस यानी कि अपोजिट आएगी, तो फिर अल्फ़ा की डायरेक्शन आपके पास ओमेगा के अपोजिट आएगी। तो यहाँ पे मैं सपोज ले रहा हूँ कि हमारे पास ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो फिर अल्फ़ा की डायरेक्शन भी यही लूँगा, यही आपके पास अल्फ़ा की डायरेक्शन आ जाएगी जो ओमेगा की है। अब मैं फिर से कर रहा हूँ आप पास अल्फ़ा यानी कि ओमेगा क्रॉस आर, इस बार यानी कि आप पास देखो अल्फ़ा क्रॉस आर करके देखो, तो आप पास वी टी की डायरेक्शन आ रही है, और वी टी वाली डायरेक्शन यही आपके पास जो वी टी की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में मेरे पास ये वाली पूरी क्वांटिटी आ रही है। और वी टी की डायरेक्शन में यदि कोई एक्सेलरेशन आ रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और हमें पता है यदि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी डायरेक्शन में तो स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो ओमेगा भी बढ़ रहा है। अब यदि ओमेगा कम हो रहा होगा तो आपके पास अल्फ़ा की जो डायरेक्शन है वो मैं अपोजिट ले लेता, अल्फ़ा इधर आ जाता कहीं ना कहीं, हाँ है ना, ये फिर अल्फ़ा की डायरेक्शन होती कब, जब ओमेगा आपके पास कम हो रहा होता, ये अल्फ़ा लेता। अब आप अल्फ़ा क्रॉस आर करके देखो, अल्फ़ा क्रॉस आर करोगे तो इस बार हमारे पास जो डायरेक्शन आएगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, वो वेलोसिटी के अपोजिट आ जाएगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि जब स्पीड कम होगी तभी वी कम होगा, यानी वी कम होगा तभी ओमेगा कम होगा, और इस केस में अपोजिट आएगा। तो ये आपके पास सर्कुलर मोशन के अंदर जो दोनों एक्सेलरेशन है वो आपके पास मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिए टोटल एक्सेलरेशन को। इस तरीके से हमारे एंगुलर और लीनियर क्वांटिटी सबको मैंने वेक्टर फॉर्म में रिलेट कर दिया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा जिन लोगों को दिक्कत है वो थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, ओमेगा की डायरेक्शन वाली और अल्फ़ा की डायरेक्शन क्या होगी वो आप अलग अलग एग्जाम्पल में देख सकते हो। ठीक है, आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, मैं 3 डिफरेंट सिचुएशन ले रहा हूँ। केस 1 जहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है, केस 2 जहाँ पे ओमेगा आपके पास इंक्रीज हो रहा है, और ये थर्ड वाला केस जहाँ पे ओमेगा डिक्रीज हो रहा है। आपको बताना है कि पार्टिकल जो पी है उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, नॉर्मल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और टोटल एक्सेलरेशन, तीनों की डायरेक्शन आपको वेक्टर फॉर्म में बतानी है। ठीक है, ये आपका टास्क कीजिए। जिसको नहीं समझ में आए वो मेरे को बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका आंसर सही आएंगे। ठीक है, इससे आपकी काफ़ी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, डायरेक्शन को लेकर आगे से कन्फ्यूजन नहीं रहेगा।